उस वक्त करीम का बड़ा फैशन होता था, ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਸ਼ਕਾਨਾ ਏ, ਥਾ ਤੇਰਾ ਜੱਪ ਜਿਵੇਂ ਢੇਲੇ ਦਾ ਪਕਾਨਾ ਏ, ਮੜੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਆਪੀ ਚੂਰ ਕਾਨਾ ਏ, ਬੱਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੁਦਿਆ, ਉਹ ਗਾਮਿਆ, ਉਹ ਹਾਲਿਆ, ਉਹ दारिया। बेगम को सुना लिया, अगर उसने बर्दाश्त कर लिया फिर कौम भी कर लिया। कायदे आज़म की गाड़ी को हमारे नौजवानों ने कंधों पे उठा लिया था। तब मैं छोटी थी। आप अभी भी छोटी हैं। ये मारे खाई हैं, हिंदू डंडे लेके आ जाते थे हम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। ये मेरे पीछे जो मुहिब्बे वतन फैमिली नजर आ रही है, सबके हाथों में जो पाकिस्तानी परचम लहराए जा रहे हैं, ये कोई आम फैमिली नहीं बल्कि उस मर्द मुजाहिद की फैमिली है जिन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा तहलीक किया। ये नारा कहां पर सबसे पहले लगा, कौन सा सन था, प्रोफेसर असगर सदाई ने कब पाकिस्तान में जन्म लिया, किस जगह पर उनकी पैदाइश हुई, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। इन्हीं हकायक को आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग उनके घर में मौजूद हैं। उनके नवासे नवासियां, उनके पोते पोतियां, उनके दामाद और उनके बेटे और बेटियां भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबके साथ बड़ी डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को प्रोफेसर असगर सदाई साहब के हवाले से बताएं। जी जी, उनकी पैदाइश कब हुई थी? उनकी पैदाइश जो है वो हुई थी 16 सितंबर 1926 में, 1926 में। तहरीके आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तगोदो कर रहे थे, जी जी, तहरीके आज़ादी के कारकुन थे, तब जी। उनकी उम्र कितनी होगी? राउंड अबाउट 18-19 की, मतलब सही जवानी सही में थे। जवानी के आलम में, भरपूर जवानी के आलम में। और उस वक्त वो स्टूडेंट थे मेरे कॉलेज में। सदाई साहब एक बड़े इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए थे। वालिद साहब उनके माली थे, जो कि कॉरपोरेशन में काम करते थे, माली का, अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने औलाद को जो आगे पढ़ाया। सदाई साहब के बहन भाई थे, 2 भाई थे और 2 बहनें थी। कॉरपोरेशन का स्कूल था, जी जी, वहाँ से उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन की। उसके बाद जो है फिर वो जिना इस्लामिया जो है, ये इस्लामिया स्कूल जो है वहाँ पे, इस्लामिया स्कूल के बाद उन्होंने नेक्स्ट अपनी जो तालीम है BA तक वो मरे कॉलेज सियालकोट में। और मरे कॉलेज सियालकोट के बाद जो उनका अगला, उन्होंने इकनॉमिक्स का मज़मून चुना, में इकनॉमिक्स की तालीम वहाँ से मुकम्मल की। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने CSS किया। कहते CSS में नौकरी के लिए नहीं किया था, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए। और उस अब्दुल रब निश्तर पंजाब के गवर्नर थे, तो अब्दुल रब निश्तर ने जब इन्हें CS के बुलाया, उन्हें कहा भाई जो नौकरी जो जॉब आप चाहते हो मैं इस वक्त हाल ही ना लूँ। उन्हें कहा जी मैं जॉब के लिए नहीं किया, कहते हैं मेरा मेन मकसद था एजुकेशन। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज उस वक्त से बुनियाद रखी थी हाजा कमरी साहब ने। जी जी, तो वहाँ ये फिर जो है ना पहले एज प्रिंसिपल जिना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट में एज पहले लेक्चरर, फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल उसी कॉलेज में। और फिर उन्होंने उस कॉलेज की बुनियाद रखी, जो कि उस वक्त एक इंटर कॉलेज था, उसको BA तक लेके गए, MA तक लेके गए उसे। वहाँ से उन्होंने कहा यहाँ मेरा काम मुकम्मल हो गया है। उन्होंने एक नए कॉलेज की बुनियाद रख दी, अल्लामा इकबाल कॉलेज की। उनकी शादी किस सन में हुई थी? शादी उनकी हुई थी 1956 में, पाकिस्तान बनने के बाद। पाकिस्तान बनने के बाद शादी हुई है। को बातें सुनाते रहे हैं कि हमने जी। ये मुश्किलात उठाई, तब एक जेल बरो तहरीक भी तब चली थी। देखें उसमें हिस्सा ये लिया। उसमें मतलब है जेल बरो तहरीक में भी गए थे। यहाँ से कहते हैं हम पैदल जो है ना, यहाँ से हम मतलब है कि जाते थे काफिलों की सूरत में दिल्ली तक, पालमपुर तक, हर जगह हमने जो है। और वहाँ पे मतलब है हमने मारे खाई हैं, हिंदू डंडे लेके आ जाते थे, हमने जख्मी भी हुए, मारे भी खाई, लेकिन पाकिस्तान का जज्बा हमने जो है ना कम नहीं होने दिया। तो कायदे आज़म के हवाले से कोई बात सुनाते थे, उनकी कोई मुलाकात हुई? जी कायदे आज़म से उनकी जो है ना 3 दफ़ा मुलाकात हुई है उनकी। एक तो शेख मौला के उसमें जलसे में हुई थी, उसके बाद शेख मौला तालाब पे जो जलसा हुआ था जी। वो किस सन में हुआ था? ये 1944 में कायदे आज़म खुद तशरीफ कायदे लाए आज़म थे। खुद तशरीफ अच्छा, लाए हमने थे। यहाँ पे जी। एक और बात भी सुनी है कि जी। कायदे आज़म की गाड़ी को हमारे नौजवानों ने कंधों पे उठा लिया था। ऐसा कोई ऐसा है? था कि ये जो है कायदे आज़म की गाड़ी, जब ये इमाम साहब चौक आपने देखा है, जी जी, वहाँ वो बिल्डिंग एक तो कायदे आज़म वहाँ पे बड़े खुश हुए कि ये एक मुसलमान की बिल्डिंग है, सफ़ेद हवेली। जी जी, वहाँ पे उनकी गाड़ी ख़राब हो गई कायदे आज़म कायदे आज़म की। अच्छा, अब कायदे आज़म को पता नहीं लगने दिया लोगों ने कि गाड़ी ख़राब हो गई है। उसी गाड़ी में लोगों ने ऐसे उन्हें वहाँ से शेख मौला के तालाब तक लेके आए हैं कि ये ज़रा सा भी तासर कायदे आज़म को नहीं मिला कि मैं एक ख़राब गाड़ी में जा रहा हूँ।
اور لوگوں کی عقیدت, لوگوں کی محبت, ہر ایک کہتا ہے کہ ہم اس گاڑی کو ہاتھ لگائیں. پروفیسر اس کو صاحب کی بیٹی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بتائیں, آپ کیا کہیں گے اپنے والد محترم کے حوالے سے؟ ہاں جی, مجھے فخر ہے کہ میں اصغر سودائی صاحب کی بیٹی ہوں. تو ہم لوگ جب دوپہر کا کھانا کھاتے تھے تو ہمارے گھر میں اصول تھا کہ ہم سب لوگ مل کے دسترخوان بچھاتے تھے, اور جب تک سب نہیں آ جاتے تھے ہم کھانا سٹارٹ نہیں کرتے تھے. اصل میں بات یہ ہوتی تھی کہ دسترخوان پہ ابا جان نے کوئی نہ کوئی بات ہمیں سنانی ہوتی تھی. کہتے ہیں بیٹا جب پاکستان بنا تو میرا جو بستر ہے الیکشن ہال کے ٹیبل کے نیچے ہوتا تھا, میں رات ادھر گزارتا تھا, ساری رات ہم پڑھتے تھے, صبح ہم گاؤں میں نکل جاتے تھے دور دور اویئرنیس کے لیے. کہ جب مڑے کالج میں وہ اسٹوڈنٹ تھے تو ایک ہندو نے آ کے پوچھا کہ کیا اصغر سودائی صاحب ہر وقت پاکستان پاکستان کا رٹ لگائے رکھتے, یہ کیا ہے پاکستان؟ تو کہتے ہیں ایک دم فل بدی میرے منہ سے نکلا, پاکستان کا مطلب پوچھتے ہو, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں اسی وقت میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹ تھے سارے ہمارے, وہ شروع ہو گئے, نعرہ لگانا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد میں نے گھر آ کے باقاعدہ یہ نظم لکھی, اور پھر میں نے اسے جلسے جلوسوں میں جا کے پڑھا. ایسے پھر بتاتے ہیں, کس سے بتاتے ہیں کہ بیٹا ایسے پاکستان حاصل نہیں ہوا تھا. ادھر ٹرین آئی تھی, اس میں ساری میتیں تھیں, سارے زخمی تھے لدے ہوئے, انڈیا سے ٹرین آئی تھی, اور وہ کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم ان کو لا کے دفن کرتے تھے, اور جو زندہ تھے ان کی مرہم پٹی کرتے تھے. کہتے ہیں اس طرح بیٹا ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم اٹھا رہے تھے, زخمیوں کو اٹھا رہے تھے, تو اس کے نیچے سے ایک نا بوڑھی خاتون نکلی. تو وہ ہم نے سمجھا کہ شاید فوت ہو گئی ہیں. ہم لا کے انہیں دفنانے لگے تو ایک دم وہ ہلنے لگ گئی, وہ زندہ ہو گئیں. کہ وہ ہم بڑے خوش ہوئے. تو کہتے ہیں آ کے ایسے خال لگا کے نا, زمین کو خال لگا کے ہمیں کہتے پاکستان آ گیا, پاکستان آ گیا. ہم نے کہا جی اماں جی پاکستان آ گیا ہے, آپ پاکستان کے اندر ہے. تو کہتی ہے بہت خوش ہوئی, بہت خوش ہوئی. اس نے نعرے لگانے لگے, اور پھر کہتے بیٹا یہاں سے مجھے اپنے پاکستان کے کہیں سے انگور لا کے دو, میں نے انگور کھانے ہیں. تو کہتے ہیں پھر ہم نے اماں جی کو انگور لا کے دیے, انہوں نے انگور کھائے. تو پھر اس کے بعد ماشاءاللہ کافی دیر زندہ رہے. اسی طرح یہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ہم مہم پہ نکل گئے تھے, ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ تھے, جوش تھا, جذبہ تھا, ہم چلے گئے. تو گھر میں خبر آ گئی کہ ہندوؤں نے جو ہے نا ابا جان کو شہید کر دیا. یہاں پہ پاکستان میں گھر میں خبر آ پاکستان گئی, بننے سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے یہ خبر آ گئی کہ جو ہندو ہیں, سکھ ہیں, انہوں نے مار دیا گھر میں. تو ہماری جو دادی امی تھی, بیبے جی تھی, وہ تو ظاہری بات ہے بڑے پریشان تھے, لیکن یقین نہیں آ رہا تھا نا, آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا. تو 3 دن بعد جب ابا جان گھر آئے ہیں, ظاہری بات ہے وہ آپ کو میں نے بتایا بڑی بڑی دور نکل جاتے تھے. تو 3 دن بعد جب گھر آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے ایسے چٹکیاں کاٹتی تھی اور دیکھتی تھی میرا بیٹا زندہ ہے. تو یہ حالات تھے, ایسے تھوڑی پاکستان حاصل ہوا. اللہ کرے کہ ہم اس کو بچا سکے. دیکھیں پاکستان بنایا بھی اس نعرے نے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہی نعرہ جو ہے یہ دوبارہ سے پاکستان کو زندہ کرے گا, ہماری معیشت کو بحال کرے گا, ہمارے بچوں میں وہ جوش و جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ ہم وہ کام کر سکیں کہ ان کے لیے ایک اچھا پاکستان ہم دے سکیں. آپ بتائیے اللہ کرے جی اللہ کرے. کے حوالے سے. میرے ابو جو ہیں وہ ماشاءاللہ جیسے آپ کو سب نے بتایا, تحریک کے حوالے سے تو بہت بتا دی ہے, لیکن میں آپ کو والد ہونے کی حیثیت سے بتاتی ہوں کہ وہ والد نرم بھی تھے اور سخت بھی تھے. اچھا صحیح ہے, دونوں طرح تھے, یعنی ہمیں انہیں دونوں طرح. آپ کوئی سختی کا واقعہ سنائیں کہ آپ سختی کا نے واقعہ مطلب میرے ساتھ پڑھائی تو میں توجہ نہیں دی تو ہوتا ہے نا بچوں کو ڈنڈے پڑ جاتے ہیں, مار پڑ جاتی ہے. جیسے وہ پروفیسر بھی تھے, استاد بھی تھے, تو استادوں کا تو کام ہے اسٹوڈنٹ تو کو اس میں مار سب سے زیادہ سختی میرے ساتھ ہی تھی, اچھا. اس لیے مجھے بس کوئی واقعہ سنائیں جب مار پڑی کوئی ہوگی. بھی ہے, یعنی گھر میں کوئی بھی شرارت کرتا تھا نا تو ان کو پتا تھا میرا نام عظما ہے, اچھا کہ عظما نہیں کی ہے شرارت, جو ہے وہ عظما نہیں کی ہے. تو وہ میں بے شک نہ بھی کی ہو, وہ میری شامت آ جاتی تھی, آ جاؤ بھئی یہ اس کی شرارت ہے. لیکن ان کی ایک نصیحت ہوتی تھی ہر کام میں. ہم کھیلتے کودتے بھی تھے, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بچے آپ کو پتا ہے کہ والدین سے چھپ کے بھی کرتے ہیں, جی ایسے ہی ہے, تو چھپ کے بھی ہم کرتے تھے. اور جو چوری کرنے والے ہوتے ہیں وہ مار کھانے والے مار کام. کھانے والے, اور چھپ کے کرنے میں بھی. اور کئی دفعہ ڈانٹ ٹپٹ کے کہتے تھے کہ چلو بھئی سارے لائن میں حاضر ہو جاؤ, سارے بچے جو ہیں وہ اس طرح کان پکڑ لو, یہ والی بات آپ نے غلط کی ہے, یہ والی بات اچھی کی ہے. یعنی ساری باتیں جو
एक समझे हमारा करेक्टर जो बिल्ट हुआ है वो बहुत अच्छे माहौल में हुआ है। हमारी अम्मी जो थी वो भी एक किस्म की, वो ये नहीं थी वालदा, जिस तरह के हमारे वालिद साहब थे उसी तरह हमारी वालदा साहिबा भी थी। उन्होंने ना सिर्फ हम स्कूल पढ़ते थे, घर में स्कूल खोला हुआ था, उन्होंने बेल रखी होती थी बकायदा, जो बजती थी तो हम सारे बच्चे अपना अपना बैग लेके आ जाते थे अच्छा, कि बेल बज गई है, अब पढ़ने का टाइम है। और अब्बू जो है हमारे वालिद साहब जो है अब्बाजान हम कहते थे उन्हें, कि अब्बाजान इस बात की, अम्मी जो है वो कोई बात उनसे छुपाती नहीं थी कि अब्बाजान आएंगे, हमें पता था कि हम जो भी शरारत करेंगे अब्बाजान के नॉलेज में जरूर आ जाएगी। ठीक है। हम बेशक उनके मुंह पे हाथ रखें, उनको मना करें, कुछ भी करें, लेकिन उन्होंने बता के छोड़ दिया। टीवी होता था, टीवी का टाइम होता था कि इतने बजे तक आपने टीवी देखना है, इसके बाद टीवी बंद हो जाना है, बच्चों ने बैठ के पढ़ना है। तो वो टीवी आके अम्मी बताती थी ये इन्होंने आज इतने बजे से ज्यादा देखा है, तो वो हमारी शामत आ जाती थी ये वाले बच्चों के प्रोग्राम देखने, ये नहीं देखने। और वो बकायदा कापियां, यानी हमारी तरबियत में हमारे वालिद के साथ साथ हमारी वालिदा चलें जी, के हमारे साथ बेटियों के ये साथ नहीं, साथ हाँ। बहू भी चूंकि बेटी की हैसियत ही रखती है, तो बहू भी मौजूद हैं प्रोफेसर असगर सुदाई साहब की, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। जी जरूर। जी आप भी बात करें, आप बताएं आप क्या कहेंगी अपने ससुर। जैसे इन्होंने बताया कि वो शफीक भी बहुत थे और रसूल आपने पसंद भी कितना बहुत टाइम थे। गुजारा उनके साथ? मैंने उनके साथ 6 साल गुजारे हैं। वहाँ पर वाक़यात का तल्लक है, वाक़यात इतने तो मुझे नहीं इतना पता, लेकिन ये है कि जब नई-नई मेरी शादी हुई थी तो टीवी के मुतल्लिक जैसे ये तो मैं क्योंकि नई-नई शादी होके आई थी तो मुझे इतना घर का माहौल का नहीं पता था। एक दफ़ा मूवी देख रहे थे सारे बैठ के, तो सर्दियों की रातें थीं, तो अब्बाजान से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चोरी ये देखते हैं और बंद करते सही हैं, तो है। कोई मूवी लगी हुई थी तो देख रहे हैं, तो अब्बाजान ऊपर आ गए, उनकी चाप की आवाज़ इन्होंने तो सुन ली, लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो मैं टीवी देखती जा रही हूँ, तो कहते हैं सारे सो गए हैं तो तुम अभी तक टीवी देख रही हो? मुझे उन्होंने आके कहती है, तो मैं कह रही हूँ हाँ, तो मैंने अपने इर्द-गिर्द जब नज़र मारी तो सारे बिस्तरों के अंदर घुसे हुए थे, कोई बाहर नज़र नहीं आया मुझे। तो सुबह जो मेरा रिकॉर्ड लगा हुआ था, अब्बाजान कह रहे देखो नूरीन को बहुत शौक है टीवी देखने का, रात तक टीवी देखती रही, सारे सो गए। बस ये वाक़या मुझे थोड़ा-सा चलिए। शुरू का याद रह गया कि ये हुआ था मेरे साथ। एक और बात मैं आपको बताऊंगी जी जी। कि जब भी वो शायरी करते थे, उनका मतलब रात सारी वो, जब भी शायरी करनी है रात जाग के उन्होंने कोई ना कोई गजल या नज्म लिखनी है, तो सुबह सबसे पहले उन्होंने अपनी बेगम को सुनानी है। ये उनका कहते थे नहीं भाई, सबसे पहले मेरी बेगम, चलो भाई अनवर, मेरी अम्मी का नाम था सही है। अनवर, चलो भाई ये मैंने गजल लिखी है, ये मैंने नज्म लिखी है, सबसे पहले तुम्हारे नाम, चलो जबरदस्त, तो उन्हें सुनाते थे और फिर हमसे सबसे बारी बारी कहते थे चलो पढ़ो। ये अच्छे हाँ, शायर की निशानी है, हाँ, मतलब कि बेगम पढ़ें को कि सुना मैं लिया, देखूं। बेगम को सुना लिया, अगर उसने बर्दाश्त कर लिया फिर कौम भी कर कौम भी कर ले। करें। मैं उनकी नवासी हूँ। जबरदस्त। मेरा नाम राहिमा है और दाइमा आप क्या करती हैं? मैं इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट हूँ मैं। सही है। अभी जो है वो मुझे इतनी उनकी मेमोरी नहीं याद, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आई एम नहीं, वेरी बातें सुनते हैं प्राउड। ना बंदा, मतलब आपकी वालदा सुनाती होंगी, आपके मामू हाँ सुनाते जी, होंगे वही। कि आपके नाना ऐसे ऐसे थे, आपके नाना ने ये किया, आपके नाना ने वो किया, पाकिस्तान तरीके-ज़ादी। आपने अपने स्टूडेंट्स के, अपने कोलीग्स को कभी नहीं बताया कि मैं प्रोफेसर असगर सुदाई की नवासी हूँ? बहुत दफ़ा बताया है, और इनफैक्ट आपको प्राउड फील होता है जब आप अपने कोलीग्स के साथ शेयर करते हो। यस। और इसी तरह बस यही सारी स्टोरीज हैं जो आपको भी सबने सुनाई हैं। आप अपने नाना को कोई शेर सुनाएं। सबने सुनाया। कोई एक आध। मैं बहुत बुरी हूँ पोइट्री में। अच्छा। शब ज़ुल्मत में गुजारी है, उठ वक्ते बेदारी है, जंगे शुजाअत जारी है, आतिश व आहन से लर्जा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा अच्छा, इल्लल्लाह। आपके शेर आपसे पूछने के बाद ना ये सब लोग अपने ज़हन में दोहरा रहे हैं, या हमसे पूछ दिया तो हम भी ये वाला शेर सुनाएं। हमें पोइट्री में अच्छा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। मैं नहीं हूँ पोइट्री में अच्छी। हाँ, बदकिस्मती है। चलें, हम एक और उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारे लिए प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग कि उनकी सारी आल औलाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बेटी मौजूद है। आप हमने स्टोरियां सुनी काफ़ी चीज़ें। आप ये बताएं खाने में क्या पसंद करते थे? खाने में उन्हें आम बहुत ज्यादा पसंद था। अच्छा। खाना जब दोपहर का खाते थे तो कहते थे जो मर्जी पका लो, लेकिन गोश्त अंदर जरूर डालना, अच्छा। सब्जी जो मर्जी। ना पसंद थे तो बैंगन, जिस दिन हमारे घर बैंगन पक जाते थे ना, तो जब हम खाने की ये सब दस्तरखान, तब टेबल का रिवाज नहीं था, फर्श के ऊपर दस्तरखान हम जी, जी। बिछाया करते थे और सब मिलके खाना खाते थे। और जिस दिन बैंगन पक जाते थे ना,
उस दिन वो इतने लतीफे सुनाते थे कि अम्मी कोई एक कहती थी- लतीफा सुना दे उनका वो सुनाया हुआ। अम्मी कहती थी आज बैंगन पक गए हैं, आज तो बस सारे सुनते जाओ स्टोरियां। तो अम्मी की कोशिश होती थी कि वो आम साथ रख दे। अच्छा तो जब बैंगन ला के सुनता, मैंने कहा ना आपने बैंगन नहीं खाया, ये आम खा लेना, अच्छा ये आम खा लेना आप। अबू ने कहा देखो तुम्हारी माँ मुझे किस तरह कहेगी कि आम खा लूं मैं बैंगनों पे ना आऊं। बैंगन उन्हें नहीं थे पसंद, लेकिन आम उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थे। और खाने में वो सिर्फ एक रोटी खाते थे। और मैं आपको ये एक बात बड़ी हैरान होने वाली बात है कि जब उन्हें फालिज हुआ था ना, तो वो यहाँ तक के अपनी बेगम को अपनी बहन के नाम से, हमें अपनी बहन के नाम से पुकारते थे। लेकिन उन्हें पाकिस्तान का मतलब क्या, सीन में हमारे खड़े होके ना, और उन्होंने एक एक लफ्ज उन्होंने बिल्कुल ठीक अदा किया और जोश के साथ अदा किया। हम खुद परेशान थे कि ये कोई बात नहीं याद आ करे, इन्हें कोई चीज नहीं याद हो, इन्हें नारा अभी भी याद है। और एक उन्होंने पंजाबी की नज़म लिखी थी, ये मैं आपको बताती हूँ कि एक दफा उन्हें कहते हैं कि मुशायरा था, तो मेरे सब दोस्तों ने ना कहा कि सुदाई साहब पंजाबी में बोले। कहते हैं मुझे पंजाबी में इतना लिखना नहीं था आता। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। कहते हैं अब मैं परेशान था, तो जब कमरे में बंद किया तो मैंने पंजाबी की नज़म अपने दोस्तों पे ही लिख दी। उसके मैं आपको चंद शेर, एक शेर मैं सुनाती हूँ, आप मेरे भाई सुनाते हैं, आपको ज्यादा मजे लेके सुनाएंगे। अच्छा ओ मुद्या ओ गामिया ओ हालिया ओ दारिया, ओ मुद्या ओ गामिया ओ हालिया ओ दारिया। उस वक्त करीम का बड़ा फैशन होता था। उच्चियां करीमा ला के मुंह लशकाना है, उच्चियां करीमा ला के मुंह लशकाना है, बूथा तेरा जप जी में टेले दा पकाना है, मरे जतों हाँ वेखे आप चूर काना है, बल्ले ओ बेचारिया ओ मुद्या ओ गामिया ओ हालिया ओ दारिया। सिर उत्ते बाल जिवें बिजरे दा आलना, सिर उत्ते बाल जिवें बिजरे दा आलना, बड़ुच ना संभालना, कोलों कोई लंगे हथ मार के बहालना, फिटे मुंह कारिया ओ मुद्या ओ गामिया ओ हालिया ओ दारिया। मुझे रेडियो सुनने का बड़ा शौक था। मुझे जब अब्बा जान ने जाना करना तो 7:30 बजे, मुझे याद है कि मैं उस वक्त बीए में थी, 7:30 बजे फरमाइश लगती थी, तो मैंने वो गाने सुनने होते थे। अब ये ज़्यादा फैशन है कि जी नौकर आए काम करें। हमारी अम्मी ने हम सब पांचों बहनों की ड्यूटी रखी हुई थी, तुमने कपड़े धोने हैं, तुमने बर्तन धोने हैं, तुमने सफाई करनी है, यानी कि हम सब ने ये काम करना होता था। और अब्बा जान जब कॉलेज निकल जाते थे ना, तो मैं सबसे पहले जाके जल्दी से रेडियो ऑन कर देती थी। एक दफा ऐसी मैंने, क्योंकि हमारे घर का थोड़ा माहौल सख्त था इस मामले में कि उनके सामने एक इज्जत थी, सख्त नहीं, ये एक इज्जत थी। अब बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठ के फिल्में भी देख लेते हैं साथ, लेकिन हम जिनके जुर्रत नहीं थी होती कि उनके साथ बैठ के ड्रामा भी देख ले, पर्दे से ऐसे पीछे करके ना तो ड्रामा देखा करते थे दूसरे कमरे में खड़े होके। तो जब मैंने रेडियो ऑन किया तो मैं बड़े मजे से कपड़े धो रही हूँ, रेडियो लगा हुआ है, तो अंदर आए ना तो आके तो मैं ऐसे इधर उधर, मुझे ये समझ ना आए कि बाजान अंदर आए हैं, तो मैं रेडियो बंद करूँ, मैं उसके ऊपर कपड़े फेंकती थी, कपड़े फेंक के रेडियो की आवाज, मैं कहता हूँ सुन लो मैं जा रहा हूँ, यानी कि हमने पता था कि ये रेडियो सुनती है। और वो रात को मुझे 10 बजे भी आवाज दे कहते होते थे, ओ शाह किधर हो, ये ले लो, ये अपना रेडियो ले लो, तुमने भी रजाई में रख के सुनना है। एक शफीक बाप थे, एक मोहब्बत करने वाले बाप थे, यानी कि उन्होंने हमारे साथ कभी बहुत ज्यादा सख्ती नहीं की, प्यार ही दिया है, बेटियों को भी, बहू को भी, बेटों को भी, एक समझाने वाले अंदाज में। तो मेरे साथ कहीं हम उनके गलत नवासे होते थे नवासियां तो और भी मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। भाई कोई एक बात अपने नाना के लिए, या आपके दादा थे, नाना थे, कोई एक बात अपने नाना के लिए। जब मैं वो है जिंदा थे तब तो हम छोटे थे, लेकिन बाद में जब हम यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज में गए ना, उनकी वजह से हमें इज्जत मिली है। यानी अगर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो ऑलरेडी वो मेरी वालदा जो थी वो बेटी थी, तो उनके वहाँ पर भी इंटरव्यू हुए थे ऑलरेडी। मेरी एक वालियाँ कोई भी जब आता था तो मामा जाती थी, तो मैं एडमिशन लेने के लिए अगर गया था तो जो सर हमारे थे उधर एडमिशन वाले, उन्होंने भी सबके सामने यही कहा कि ये प्रोफेसर सदाई साहब का नवास है। तो उस टाइम हमें बहुत खुशी हुई। इवन कि अब मैंने आगे भी एडमिशन लेना था यूके में या किसी यूनिवर्सिटी में, तो मैंने अपने दोस्त से बात करा था मामा को, तो वो भी यही कह रहा था कि आप तो असगर सदाई साहब की फैमिली में से हैं। तो ये सब जब सुनते हैं ना तो ये फिर खुशी होती है कि हम उस फैमिली से हैं। नहीं जी, ये तो प्राउड मोमेंट है,
प्राउड मोमेंट है, हम जी। कहीं बाहर मुल्क में हों, किसी दूसरे शहर में गए हों, हमें हमारे सियालकोट के किसी हीरो के हवाले से कहा जाए तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तो ये तो फैमिली है, उनके नवासे नवासियां हैं, तो इनका सीना क्यों ना चौड़ा हो कि हमारे नाना ने इतना किरदार अदा किया तहरीके आज़ादी के दौरान। बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बेटे, कोई एक वर्ड अपने नाना के लिए। मैं उनके लिए शेर पढ़ूंगी जी जी। क्योंकि जब वो थे तब मैं पैदा नहीं थी हुई। छोड़ ताल्लुकदारी छोड़, उठ महमूद बुतों को तोड़, जाग अल्लाह से रिश्ता जोड़, गैर अल्लाह का नाम मिटा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये होंगी हुए तब मैं छोटी थी, आप अभी इतनी भी छोटी हैं। तब 1 साल की थी शायद। ठीक है। थी, मैंने आज भी पिक्चर में देखा है। थी। इतनी मुद्दत बाद आए हो कैसे हो, इतनी मुद्दत बाद आए हो कैसे हो, कुछ बदले हो या वैसे के वैसे हो। जबरदस्त। जी आप बताएं जी। असगर सदाई मेरे दादा थे और मैंने बचपन से ही अपने बाबा के मुंह से उनकी तारीफ़ और उनके किस्से सुने हैं। और मैं कहती हूँ कि मुझे अपने दादा का अक्स अपने बाबा में नज़र आता है, वही स्टाइल बोलने का, वही सब कुछ। और मैं कहती हूँ कि जितने असूल पसंद वही थे, जितने असूल पसंद मेरे दादा थे उतने ही मेरे बाबा हैं। हमेशा वही तालीमात मेरे बड़ों से चलती आई हैं और हमेशा उन्होंने बस हमें यही वतन से मोहब्बत करना सिखाया है। और मैं बाइस से शर्फ है मेरे लिए उनकी पोती होना। आप भी कुछ ये सुनाते थे। शब जुल्मत में गुजारी है, उठ वक्त बेदारी है, जंग शुजाअत जारी है, आतिश व आहन से लड़ जा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी आप कहीं पे फंस गई हो तो आपने बताया हो कि भाई मैं प्रोफेसर असगर सदाई साहब की पोती हूँ, तो आपकी मतलब प्रॉब्लम हल हो गई हो, कोई ऐसा वाकया हुआ कभी जिंदगी में? ये तो हमेशा प्राउड मोमेंट होता है, पर हमें बाबा ने हमेशा से यही सिखाया है कि कभी कोई फेवर आपने इस नाम से नहीं लेनी, हमेशा जो करना है अपनी पायदारी से अपने मेरिट पे करना है। तो कभी हमने दादा का नाम इस चीज़ में यूज़ नहीं किया। बाकी हमारे लिए ज़ाहिर सी बात है, बाइस शर्फ है कि उनकी पोती कहलाना। हम आगे बात करते हैं। आप बताएं जी, आप क्या कहेंगी प्रोफेसर असगर सदाई साहब के हवाले से? प्रोफेसर असगर सदाई साहब मेरे नाना थे। हमने पूरा बचपन उनको फालिज की हालत में ही देखा। जब हम छोटे थे उन्हें फालिज हो गया था। जब भी देखा उन्हें फालिज की हालत में देखा, और जब भी देखा मामा को, मामू वगैरह को उनकी खिदमत करते हुए देखा। कभी हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने उफ भी किया हो उनको खिदमत करते हुए। जैसी भी हालत में थे उन्हें खाना खिलाया, उन्हें अपने अपने घरों में रखा, उनकी खिदमत की। उनको कुछ भी चाहिए होता था, हर बेटी हर बेटा उनको खिदमत में, उनको वो चीज़ प्रोवाइड करने में हमेशा आगे होते थे। कभी ये नहीं देखा कि आजकल बहुत औलाद होती है कि अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बनती। यस। इन्होंने हमेशा उनका सहारा बने। जब तक ज़िंदा थे, जब तक हमने उन्हें देखा, हर बेटी हर बेटे ने उनका सहारा बने, हमेशा उनकी खिदमत की। और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम उनके नवासे हैं या नवासियाँ हैं। उनका मेरा जो फेवरेट ये है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से रिलेटेड है और ये मेरा फेवरेट है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। मज़हब हो तहज़ीब के फ़न, तेरा जुदा गाना है चलन, अपना वतन है अपना वतन, गैर की बातों में मत आ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए असगर अल्लाह करे, नन्ही कली परवान चढ़े, फूल बने खुशबू महके, वक्त दुआ है हाथ उठा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबरदस्त। लास्ट में मेरे साथ उनके दामाद मौजूद हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, उनसे भी कुछ डिटेल जानने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम वाइंड अप भी करेंगे। जी मियाँ अजमल इनका नाम है। मियाँ साहब आप बताएं, आप क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब के हवाले से? मैं उनका एक शेर सुनाता हूँ आपको। तजर्बाकार ज़माने की ये ज़िद्दें, हम लहू बेचने निकले वो पानी मांगे। नहीं, हमने और भी बात करनी है आपसे। आप ये बताएं कि जब आपकी रिश्तेदारी थी उनके साथ कोई? नहीं, रिश्तेदारी नहीं थी। तो मतलब ये शादी कैसे हो गई फिर? शादी बस अल्लाह ने लिखा हुआ था। प्रोफेसर साहब आए, देखने आए, जी मतलब आए कोई देखने। बातचीत की आपसे? जी बातचीत की। क्या बात की आपसे? बस देखने आए। बड़े वज़ादार और नफीस आदमी थे। ठीक है। मियाँ साहब आप
اسکول چین چلاتے ہیں, اسکول کی چین چلاتے ہیں, جی مطلب آپ کن کن معاملات میں پروفیسر اصغر صدائی صاحب کو فالو کرتے ہیں؟ بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا محنت کرنی ہے اور رزق حلال کمانا ہے. یہ شادی سے پہلے آپ کو بتایا تھا؟ نہیں, شادی کے بعد. اچھا. وہ میرے پاس آتے ہوتے تھے اور اکثر ٹائم 2-3 گھنٹے میرے پاس گزارتے تھے, کیونکہ سارا دن بھی اسکول میں بیٹھے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ یہی نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا حلال روزی کمانی ہے, محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی, لاسٹ میں میاں صاحب سے تو بات کر لی, لاسٹ میں میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, انہی سے وائنڈ اپ کرتے ہیں. چونکہ پنجابی کی نظم کے حوالے سے ہم نے سنا کہ یہ سنائیں گے بڑی زبردست قسم کی. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو نظم سنا دیجیے, دوسرا یہ بتائیں کہ جب علالت کے دن تھے تو اس وقت کیا ہماری پاکستان کی جانب سے, ان کی جانب سے, حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی تعاون کیا گیا ان کے ساتھ؟ جیسے وہ قومی ہیرو تھے, جی اس طرح ان کی کوئی تیمارداری کی گئی, کوئی آیا یہاں پہ؟ جی ہاں جی, یہ اصل میں ہمارا یہ پاکستان کا المیہ ہے, ہمارے لوگوں کا المیہ ہے کہ ہم جو اپنے محسن ہیں, جو ہمارے ہیرو ہیں, جب ان پہ کوئی وقت آتا ہے, کڑا وقت آتا ہے تو ہم انہیں بھول جاتے ہیں. تقریباً 1 سال وہ بیمار رہے ہیں, کئی دفعہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مقامی انتظامیہ کو سے لے کے, ضلع انتظامیہ سے لے کے پاکستان لیول تک کسی بندے نے ان کی مزاج پرسی نہیں کی. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جس بندے نے پاکستان بنایا تھا, آج وہی پاکستان بیمار ہے. کسی نے ان کی ایسے, اور ہمیں یہ دکھ ہوتا تھا, والد صاحب کو بھی اس چیز کا دکھ ہوتا تھا. کہتے ہیں یار ایک قوم کا جو میں نے بنایا, جو نظریہ دیا, آج قوم مجھے بلا بیٹھی ہے. یہ ایسے اور وہ یہ بولتے تھے, ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. انہوں نے ایسے بولا تھا. یہ انہوں نے کہا تھا یار یہ بس مجھے یہ دکھ رہے گا اس چیز کا کہ یہ جو ہے نا, میں آج جس حالات میں ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ ہے. یہ میرے لیے سب سے بڑا جو ہے نا, یہ میرے لیے طمانینت کا باعث ہے, یہ طمانینت کا باعث ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پروفیسر صاحب کی وفات کا دن کون سا ہے؟ جی وفات کا دن کا تھا 17 مئی کو, سن 2008 جی 17 مئی کو. ہاں جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا نام میاں احمدی خان ہے اور میں اصغر صدائی صاحب کا نواسہ ہوں. اس وقت میں بیرسٹری کر رہا ہوں لنڈن میں, اور جس طرح کے سیالکوٹ میں جو کچہری چوک, وہ اصغر صدائی کے چوک کے نام سے ہے. کچھ سال پہلے اصغر صدائی چوک کے نام سے منظور ہوا, اور اب جیسے کہ کیونکہ میرا کیریئر کا آغاز اس کچہری چوک سے ہوگا, تو ابھی بھی اکثر اوقات جب میں جاتا ہوں اور کچہری چوک پہ پڑھتا ہوں اصغر صدائی چوک کے اصغر صدائی چوک جو ادھر تحریر کیا گیا ہے چوک, تو یہ میرے لیے بڑا باعث فخر ہے کہ یار کہ اب مجھے ایک اندر ایک میری اسپرٹ پیدا ہوتی ہے کہ یار کہ اس چوک کا نام جو ہے میرے نانے کے نام سے ہے, اور انہی عدالتوں میں اب میں نے انصاف لے کے آنا ہے. اور پھر جہاں تک ذکر ہے کہ ہم نے اصغر صدائی صاحب کو, میں نے اپنی ہوش میں تو اتنا مجھے یاد نہیں, لیکن ملتا رہا ہوں اکثر, لیکن جو میری ماں نے میری تربیت کی ہے نا, اس سے اصغر صدائی کا عکس نظر آتا ہے. گو ہیڈ اسکول میں نے تعلیم حاصل کی, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جب سے میں نے مونٹیسری سے گو ہیڈ میں پڑھا تھا, اور ہماری کتاب کے پیچھے اصغر صدائی کی نظم لکھی گئی ہے, اے وطن, جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ نازش گل تیری عصمت کا تقاضا یہ ہے, ہم تیرے آرزو گیسو کے نگہدار رہے. تو بچپن سے ہمیشہ امی سے ابا جان یہ کرتے تھے, ابا جان یہ کرتے تھے. تو اسی طرح ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میں ماما سے پوچھتا تھا, ماما ابا جان آپ کو کیا کہتے تھے کہ آپ کیا بنے, کیا مطلب فیوچر, جس طرح گولز وغیرہ ماں باپ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ نے یہ بننا ہے. ماما کہتی تھی کہ ابا جان کہتے تھے سب سے پہلے اچھا انسان بنو, اور یہی ہماری ماں نے سبق دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان زندہ باد.